हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जियो एरा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ वो चैप्टर वाइज MCQ रिलेटेड फैक्ट्स पर आधारित है। स्टूडेंट्स, हमारे पास समय का अभाव है और समय की नज़ाकत को समझते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो ये वीडियो है वो चैप्टर 3 पे बेस्ड है और जिसका शीर्षक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का आंतरिक भाग। आपसे मेरी पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देखकर, समझकर याद करने की कोशिश करेंगे। आप सभी स्क्रीन पर चैप्टर 3 से रिलेटेड फैक्ट्स देख पा रहे हैं। हमारा पहला फैक्ट्स है पृथ्वी का अर्ध व्यास 6370 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, हमारा जो पृथ्वी है उसका अर्ध व्यास 6370 किलोमीटर है और ध्यान दें कि इतनी गहराई पर जाना असंभव है। अभी वर्तमान समय तक अगर हम देखें तो प्रवेधन प्रक्रिया के अंतर्गत 12 किलोमीटर तक की खुदाई ही संभव हो पाई है। तो फिर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे देख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं? इसकी जानकारी प्रदान करने वाले जो भी साधन हैं उनको 2 वर्गों में रखा जाता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए हम प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत का सहारा लेते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत खनन, प्रवेधन तथा ज्वालामुखी उद्गार का अध्ययन करते हैं और इनसे हम पृथ्वी की अंदर की जो संरचना है उसे जानने की कोशिश करते हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण तथा भूकंप को सम्मिलित किया जाता है और इनकी स्टडी करने के बाद हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी उपलब्ध कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो याद रखें संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। नेक्स्ट है भूपृष्ठ की अधिकांश चट्टानें अवसादी हैं। भूपृष्ठ की बात की जा रही है, यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, और इसका घनत्व 2.7 होता है। हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं तापमान बढ़ता है और इस तापमान बढ़ने का दर कितना होता है, ये प्रति 32 मीटर की गहराई पर हम देखते हैं कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। भूकंपीय तरंग, जिससे कि हमें पृथ्वी की आंतरिक भागों की जानकारी मिलती है, इन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उस जगह को फोकस या उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, फोकस, हाइपोसेंटर या उद्गम केंद्र। फिर दूसरा फैक्ट इसी से जुड़ा हुआ है, भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है और इसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप का पहला झटका यही महसूस किया जाता है। सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगें होती हैं यहीं पहुंचती हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर भूकंप से तबाही मचती है तो इस एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा तहस नहस होता है। आगे हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगें या लहरें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, आप ध्यान रखें ये 3 प्रकार की होती है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पहली जो भूकंपीय तरंगें या लहरें हैं उनको हम प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक लहर कहते हैं। ये सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली लहर होती है और इनकी गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इनको अंग्रेजी के P अक्षर से डिनोट किया जाता है। इसके पश्चात दूसरा जो तरंग है वो है द्वितीयक या गौण लहरें। ये प्राथमिक लहर के बाद कहीं पहुंचती है और इसीलिए इसे सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इनको अंग्रेजी के S अक्षर से दर्शाया जाता है। ये
जो लिक्विड रॉक्स होते हैं वहाँ ये प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजरते हैं। और तीसरा है धरातलीय या पृष्ठीय लहरें, इनको सरफेस वेव्स के नाम से जाना जाता है। इनकी गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इनको अंग्रेजी के एल अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है और धरातल पर धन-जन की अपार क्षति वास्तव में इन्हीं लहरों से होती है। आपसे यदि पूछा जाए कि धरातल पर धन-जन की क्षति सबसे ज़्यादा क्षति किन लहरों से होती है, तो आपका ऑप्शन होगा एल वेव्स। अगला फैक्ट है भूकंप से संबंधित भूकंप के छाया क्षेत्र। तो आप समझ लें कि सिस्मोग्राफ के तहत जहां भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं हो पाती हैं, वो क्षेत्र भूकंप के छाया क्षेत्र कहलाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र छाया क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप आते हैं। नेक्स्ट है विवर्तनिकी भूकंप, पृथ्वी के आकस्मिक हलचल के कारण ये उत्पन्न होते हैं। नियात भूकंप, जब खनन के अंतर्गत भूमिगत खदानों की छतें ढह जाती हैं तो इसकी कंपन से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे नियात भूकंप कहते हैं। विस्फोट भूकंप परमाणु एवं रासायनिक विस्फोट के कारण होते हैं। और अंत में हम देखें कि बांध जनित भूकंप बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न दबाव के कारण उत्पन्न हो जाता है। भूकंप से संबंधित एक लास्ट फैक्ट हमारे सामने है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और रिक्टर मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 12 तक होती है। अब हम आगे वीडियो में पृथ्वी की संरचना या परतों से संबंधित फैक्ट की चर्चा करेंगे। हमने देखा कि भूकंप की लहरों की गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता लगाया जाता है। तो भूकंप की लहरों की गति के अध्ययन के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट या भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड या कोर। अब देखते हैं, भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है और इसका घनत्व 2.7 से 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूपर्पटी को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सागरीय भूपर्पटी और महाद्वीपीय भूपर्पटी। भूपर्पटी के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है और इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसके बाद हम देखें कि मेंटल का घनत्व जो कि भूपर्पटी के नीचे अवस्थित है, इसका घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और क्रोड पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है और इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है कि भूपर्पटी और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है। मोह असंबद्धता क्षेत्र के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मेंटल को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल को दुर्बलता मंडल कहा जाता है क्योंकि यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है। यह क्षेत्र सेमी लिक्विड होता है। यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा ऊपरी मेंटल से ही निकलते हैं। कोर और मेंटल के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, अर्थात गुटेनबर्ग असंबद्धता के द्वारा मेंटल और कोर आपस में सेपरेट होते हैं। अभी जो हमारे सामने फैक्ट आ रहा है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ घुमा फिरा करके कई MCQs निर्माण किए जाते हैं। इसमें पहला फैक्ट है भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है, अर्थात इसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। ध्यान रखेंगे, सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है।
नेक्स्ट है मेंटल या प्रवार को सीमा कहा जाता है, अर्थात यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ध्यान देंगे, जिन भी तत्वों की अधिकता है उसे बिल्कुल याद रखें। कोर को नीफे कहा जाता है और यहाँ निकिल और फेरियम जो कि भारी तत्व हैं, इनकी प्रधानता होती है। स्टूडेंट्स, ऐसा मुझे लग रहा है कि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज्वालामुखी से संबंधित फैक्ट को अगले वीडियो में सेपरेट करना चाहूँगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्वालामुखी से रिलेटेड फैक्ट्स के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय कीजिए।